अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 का 2016 पेपर 1। चले आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। ओके, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये रेडिकल है, ये पाई है, ये दोनों आपके पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर डेसिमल में दो किस्म के होते हैं। एक तो पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट होते हैं, और दूसरा पॉइंट के बाद कोई पैटर्न आपके पास बनाते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनल रिक्वेरिंग। तो देखें, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट बना रहे हैं और ये 3 3 का पैटर्न बना रहे हैं, इसी वजह से सी इसका ऑप्शन होगा। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों की बेसिस से मैं पावर को ऐड कर लेता हूं। 3 - 2, 3 - 2 ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये मैंने 1 लिख दिया। ओके, तीसरे पे चलते हैं भाई। a⁻2 पावर -3, तो पावर के ऊपर पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा -6। इसको पॉजिटिव कर सकते हैं a⁻6, पर इन्होंने नेगेटिव ही किया है c, ये ध्यान कीजिएगा, माइनस साइन नहीं, a⁻−6 आपका आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है अगर आपके पास a+2 इज इक्वल टू b+2 के बराबर है, इससे आपके पास b 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब a इज इक्वल टू b के बराबर है, और a-b इज इक्वल टू 0, b को यहाँ रख सकते हैं। तो a-b इज इक्वल टू 0, a आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कहता है गिविंग दैट ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो मुझे b - a करना है। बी सेट दिया हुआ है 1 2, माइनस ए सेट दिया हुआ है a। बी में से a को निकालना, पर a में से b में से a को कुछ भी नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट है, इसलिए पूरा का पूरा b रिमेनिंग होगा, तो इसका b आंसर भी लिखा जा सकता है, और 1 2 भी जो भी देना चाहे उसकी मर्जी है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चले जल्दी से, ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, तो आप क्या करना है, आपने a इंटरसेक्शन b यूनियन सी करना है। तो भाई ए और बी में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, नल सेट होगा ये। ए और बी में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, नल सेट, और इसका यूनियन करना होगा सी सेट से 2 3। तो भाई नल सेट का यूनियन सी सेट से, तो 2 3 वापस आ जाएगा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये कहता है which of the following option represent the distributive property of intersection or union। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ध्यान में रखिएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कंबाइन होंगे। एसोसिएटिव में अगर यूनियन होगा तो हर जगह यूनियन, अगर इंटरसेक्शन होगा तो हर जगह इंटरसेक्शन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी बी यूनियन ए, यानी ये सी के साथ कंबाइन आपके पास कर रहे हैं यूनियन के साथ। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस तरह से होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, और ये सैंपल बीच में आता है, और फिर वापस ए इंटरसेक्शन सी आपके पास होता है। एक किस्म की मल्टीप्लीकेशन होती है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आपके पास कोई नहीं होगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, कहता है अगर ए बी आपको ये दिया हुआ है, द वन रिलेशन फ्रॉम ए एंड बी, रिलेशन बनाना बहुत सिंपल। ऑर्डर पेयर बनाए, कोई भी एक एलिमेंट इसका ले लें और कोई भी एक एलिमेंट इसका ले लें,
और ऐसे ऑर्डर पेयर बना दें, ये एक रिलेशन हो सकता है। अब ये कह रहा है इसमें से कौन सा इसका रिलेशन है। शर्त सादी है, पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब देखिए इसकी कंडीशन देखिए, पहले वाले की कहता है ए बी 2 3। भाई पहला और दूसरा दोनों का दोनों पहले सेट से, तो ये तो हो नहीं सकता। पहला पहले सेट से, दूसरा दूसरे सेट से, ये चेक। दूसरा, अब पहला जो दूसरे सेट से, ये नहीं हो सकता, तो ये भी खत्म हो गया। पहला पहले सेट से, दूसरा दूसरे सेट से, पहला पहले सेट से, दूसरा दूसरा, बिल्कुल ये सही। और देखें नीचे भी ऐसा नहीं हो रहा होगा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी रिलेशन जो बनता है वो जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, पहला पहले सेट से होता है और दूसरा दूसरे सेट से, ये पहचानने का आसान तरीका है। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, पॉइंट्स को मूव कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 मूव हुआ है। 7.1 7 into 10⁻³ -3, 7.1 7 into 10⁻³ बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा कैसे लिखते हैं इसको, लॉग में लॉग लिखते हैं, पहले लिखते हैं बेस, फिर लिखते हैं आपके पास नंबर, ये एक्स, और फिर लिखते हैं आपके पास पावर। यानी ए पे -3 दिया होगा तो पावर आपका आंसर आपका एक्स आया होगा। यानी ए पे -3 दिया होगा तो आंसर आपका एक्स आया होगा। और देखते हैं इसमें कौन सा दिया, ए पे x-3, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-1 होल स्क्वायर, a² - b²। बच्चों इस वीडियो सीरीज में मैंने अभी तक 2023, 2022, 21, 19, 18 और 17 के पास पेपर सॉल्व कर लिए हैं। तो आप चाहें तो वो पास पेपर भी देख सकते हैं। चलें जी आगे मूव करते हैं। a² - b² x-1 होल स्क्वायर को वैसे ही रख देता हूं, ये a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी, एक से एक कैंसिल हो गया, x-1 अपॉन x+1, और x-1 अपॉन x+1 सी। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके, ये ए और बी की वैल्यूज यहां पुट करनी है, चलें पुट कर लेते हैं। ए की जगह 1, बी की जगह -1, ए की जगह 1, बी की जगह -1। ध्यान में रखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह से भी नीचे 1 का स्क्वायर 1, ऊपर से नीचे 0, ऊपर 0 नीचे 2। 0 किसी भी चीज से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही देगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा कहता है देखो भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर 16 के बराबर है और a² प्लस b² मेरे पास 26 के बराबर है। कहता है मुझे ए बी की वैल्यू बता दो। चलें जी ए बी की वैल्यू बता देते हैं इसको। भाई यहां से स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर 16 के, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेता हूं। a² - 2 ए बी प्लस b² 16। अच्छा भाई ये हो गया a², इसको इधर लेके आ गया तो ये हो गया b² -2ab 16, a² प्लस b² -2ab इज इक्वल टू 16। अच्छा जी a² b² आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 26 के, -2ab हमने फाइंड करना है 16। ab को वहां शिफ्ट करें, 16 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 2ab उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 16 जाएंगे तो 10 बच जाएंगे हमारे पास। 10 इज इक्वल टू 2ab, 2 से कैंसिल कर दें, ab बराबर हो जाएगा 5 के। नेक्स्ट, अच्छा जी कहता है इसको फैक्टराइज कीजिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। दोनों के पास देखिए 2/x, और इसको लिख सकता हूं 2/x होल स्क्वायर। नोटिस करें ना, 4 को लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं, x² को x ऊपर दोनों पे स्क्वायर दे दूं तो वही x/4 4/x² आ जाएगा। अब क्लियरली माइनस का 2/x कॉमन है,
जब ये पूरी चीज जाएगी तो यहाँ बचेगा 1। अगर एक 2/x जाएगा तो फिर भी एक 2/x बच जाएगा। अब देखिए ये आंसर दिया होगा माइनस के, और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों में माइनस कॉमन लिया तो वो दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 2/x, 1 + 2/x। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी से ये देख लीजिए, इसको फैक्टराइज करना है, माइनस के बी वाई स्क्वायर प्लस के बी। तो भाई अगर मैं माइनस का बी कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा प्लस के वाई, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है साइन चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको लिखूंगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस। तो माइनस बी वाई प्लस बी वाई माइनस बी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। सिंपल हमने इसको फैक्टराइज करना है, मिल्टन ब्रेकिंग होगी। दोस्तों यहाँ कोई नंबर नहीं, 1 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो आंसर आ रहा है -2। और यहाँ पर -1 है, मिल्टन ब्रेकिंग कर रहा हूँ। ऐसे दो नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -2 आए, और प्लस करें या माइनस तो आंसर आपके पास -1 आए, यानी ये मिल्टन आए। तो वेरी सिंपल, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर -2, और -2 में से एक को निकालेंगे तो आंसर -1। देखें 1c² वैसे -1 की जगह लिख रहा हूं -2c, और प्लस के 1c, 2c 1c आपके पास वही -c हो जाएगा। और ये इस मिल्टन ब्रेकिंग को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ओके, c² 1c² आपकी मर्जी है। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अब दो दो में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में c कॉमन, c-2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, c-2 वैसे ही आ जाएगा, c-2 और c+1। यानी इन दोनों में ये कॉमन लिया तो यहां से बचा c, और यहां से बात c-2 और c+1, c-2 c+1, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कहता है अगर x y z आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन होगा जब तीन नंबर, तो कैसे लिखेंगे, x रेशो y बराबर होगा, ये वापस y रिपीट होगा, y रेशो z, माफ कीजिएगा। यानी अब x y z आपके पास हो तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो तो आपको ऐसे लिखना है। अब ये रेशियो है तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x को z से मल्टीप्लाई करेंगे x z, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x z के। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आगे चलते हैं दोस्तों। y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ y। भाई कह रहा है y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स है, और आपको टेबल में दो वैल्यू दी है, के आराम से निकल जाएगा, के की वैल्यू फाइंड करनी है। y की जगह 6, x की जगह 3 पुट कर लेता हूँ। y की जगह 6, x की जगह 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, के की वैल्यू आपके पास आ रही है 18, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा जी, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में लिख दो। ये जो रोज हैं आपके पास सिंपल से कॉलम है, यानी a माइनस सी ये कॉलम की फॉर्म में आ गया, माइनस डी बी तो ये कॉलम की फॉर्म में आ गया। तो a माइनस सी चेक करना होगा कहां पर आएगा, द ट्रांसपोज, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, a माइनस सी माइनस डी बी, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। भाई ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, पहले देखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। पहले की दो रोज हैं दो कॉलम, इसकी दो रोज हैं एक कॉलम, बिल्कुल सही, दो रोज एक कॉलम, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या आएगा, पहले की रो आती है दूसरे का कॉलम, यानी आंसर का जो ऑर्डर होगा वो दो रोज होगा और एक कॉलम। पहले इससे पहचानते हैं इसकी कितनी रोज हैं, दो रोज और एक कॉलम, ये भी हो सकता है, दो रोज एक कॉलम ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी दो रोज दो कॉलम है, और पहला भी नहीं हो सकता। इसका मतलब दो ऑप्शन तो आप काट सकते हैं,
अब इसमें से एक आपके पास होगा। मोस्ट फेवरेट मुझे लग रहा है सी, फिर भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्योंकि 0 0 आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्या पता आ भी जाए। चले देखते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 में भी शायद आ भी जाए। 0 0 1 1 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो पहले रो मल्टीप्लाई होते हैं कॉलम से, पहला नंबर पहले से, 1 1 जा 1 हमेशा प्लस, 1 -1 जा -1। अब इस रो ने इस कॉलम से कर दिया, कोई और कॉलम नहीं है तो नीचे आ जाए, 1 1 जा 1 हमेशा प्लस, 1 -1 जा -1। सॉरी भाई, इसका मतलब आंसर 0 0 आ रहा है। 1 प्लस -1 0, 1 प्लस माइनस यानी -1 0, और इसका मतलब आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना है, बहुत ही सिंपल। -2 0 -5 10, पहला आखिरी से मल्टीप्लाई होता है, -2 10 से, हमेशा माइनस, दूसरा तीसरे से, 0 -5 से। तो -2 10 से तो आंसर -20 होगा, और 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। आंसर -20 आ रहा है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा बच्चों, अब ये स्टेटिक्स आपका नहीं है, पर फिर भी मैं आपके पास सॉल्व कर रहा हूं, ताकि अगर कोई मैट्रिक वाले देखना चाहें, क्योंकि मैट्रिक में ये चला गया है, तो उनको यहाँ से डिस्प्ले हो जाए। 22. Which of the following statistical measurement have more than one values of a set of data? ऐसा आपके पास मोड में होता है। मोड आपके पास एक से ज्यादा आंसर दे सकते हैं, ना ही मीडियन में होता है, ना ही मीन में होता है, ना ही रेंज में होता है, सिर्फ और सिर्फ मोड में होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले इसको अरेंज करें, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में। तो मैंने 2 पहले लिखा, फिर मैं लिख रहा हूँ 3, ये 1 भी है, चले मैंने 1 लिख दिया, और 3 के बाद आना चाहिए 5, 5 के बाद आना चाहिए 17, 18, 18 कितने नंबर थे, आए हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और मीन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होती है। मीडियन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होती है। तो 5 इस वक्त मीडियन होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो बिल्कुल मिड में आपके पास ये। ऑड नंबर में मीडियन एक ही नंबर होता है, इवन अगर डेटा होता है तो मीडियन 2 होते हैं, पर चले यहाँ पर अभी मीडियन 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। 24, द मीन ऑफ 10 नंबर्स। मीन मतलब होता है कि मीन बेसिकली क्या होता है, आपके पास वैल्यूज जो होती है उनका सम होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी मीन आपके पास बराबर होता है वो तमाम वैल्यूज का जमा उनके नंबर्स के साथ। दूसरे अल्फाज में एक एवरेज होता है, अगर आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं तो आप उन सबको जमा करते हो और उसी के नंबर से डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, द मीन ऑफ 10 नंबर, यानी 10 नंबर की मीन कितनी दी हुई है, 13, यानी 10 नंबर्स की जो आपके पास मीन है, मीन यहां पर दिया हुआ है आपके पास 13 है। 10 नंबर की मीन, अब मुझे सम ऑफ नंबर्स नहीं मिले हुए, ये लाते हैं सम ऑफ नंबर्स और डिवाइडेड बाय 10 नंबर्स के, तो ये सम ऑफ नंबर्स होता है, ये नहीं मिला हुआ, अलबत्ता उसका मीन मिला हुआ। तो मुझसे क्या कह रहा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, अगर हर नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन द न्यू मीन बिकम। अच्छा बच्चों, ये सिंपल सी चीज है, मैं इसको आपको ऐसे, ये प्रॉपर्टी बेसिकली यूज करवा रहा है। तो ये मैं आपको, जब आपको मीन मिला हुआ है 13, अब ये कह रहा है 10 नंबर्स को मीन 13 है, अगर 5 सब्ट्रैक्ट हर नंबर से, यानी वो 10 जो नंबर थे, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकते, 4 5 6 7 8 9 10, हर इन 10 नंबर से -5 यानी माइनस किया गया है, इन नंबर से -5 किया गया है। तो कह रहा आप उसका मीन बताएं, अगर पहले इनका मीन निकाला तो 13 था, तो मीन निकालना वेरी सिंपल, ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जो नंबर आपके पास जमा हो रहा होगा हर नंबर से, वो मीन से प्लस या माइनस कर दें। इस कंडीशन में माइनस हो रहा है, तो 13 -5 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है दोस्तों,
कहता है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। भाई ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ ए, भाई ए कॉन्ग्रेंट है डी के, बी कॉन्ग्रेंट है एफ के, सी कॉन्ग्रेंट है ई के। तो मुझे क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ ए हमारे पास एफ में है, तो जरा देखते हैं एफ किसके कॉन्ग्रेंट है? ए के। तो एफ और ए कॉन्ग्रेंट है, आई होप मैं देख लूं सही तरीके से, एफ कॉन्ग्रेंट है बी के। यस, तो पहले बी निकालना होगा हमें, क्योंकि एफ किसके कॉन्ग्रेंट है? बी के, यहां पर। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? बी निकालना होगा। दो एंगल्स हमें मिले हुए हैं, दो एंगल्स हमें मिले हुए हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा? 180 से ये दोनों एंगल माइनस कर दूंगा। भाई एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो मैं 180 से माइनस करूंगा 50 और माइनस करूंगा 45। तो जब मैं 180 से 50 और 45 माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 85। तो इसका मतलब एंगल बी बराबर है एंगल एफ के। अब मैं कहूंगा 85 बराबर है 35 प्लस 2a डिग्री के। 35 माइनस कर दो तो 5 0 हो जाएगा, 8 से 3 जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। लाजमी तौर पर सारी प्लेलिस्ट देखिए जो इसकी मैंने आपके पास बनाए, उसमें मैंने बहुत तफसील से चीजों को समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं जब आप वो देख रहे होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से वर्किंग करनी होती है। ओके, चले जी नेक्स्ट 26। इफ ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब कॉन्करेंसी का मतलब होता है जब दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दो या दो से ज्यादा लाइनें, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। ठीक है, इफ ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक वर्टेक्स से लाइन स्टार्ट हो और अपोजिट के मिड पॉइंट पे चला जाए। मिड पॉइंट का मतलब ये होगा कि बीई की लेंथ ये ई सी के बराबर होगा, और अगर ये भी मीडियान है तो फिर ए सी की, इधर नाम नहीं दिया तो मैं एक दे देता हूँ, ए बी सी डी, चलो उसको डी कहता हूँ। ए डी की लेंथ डी सी के, यानी ये लेंथ इसके मुकाबले में डिफरेंट हो सकती है पर वो बराबर होगी। अब इसने क्या कहा है? ओ ई। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कहता है इफ ओ ई, ओ से ई ये 5 के बराबर है, तो कह रहा है ओ से ए बताएं। बच्चों जहन में रखें, जब भी मीडियान बनेगा, अगर ये लेंथ कोई ए होगी तो ये इसके डबल होगी। आई रिपीट, ओ से ई छोटी लेंथ अगर आपके पास ए होगी तो बड़ी लेंथ उसकी डबल होगी, और ए से लेकर ई तक 3a आपके पास होगा, 3a। ठीक है, तो देखें अब बहुत सादा सा क्वेश्चन है। ओ से ई 5 है, तो इसका मतलब ए से ओ आपके पास उसका डबल होगा तो वो 10 होगा, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, कहता है इन अ गिविंग डायग्राम। अब ये बेसिकली क्या है? ये मिड सेगमेंट थ्योरम है। मिड सेगमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है तो ये बराबर है, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। इसी वजह से ये मिड पॉइंट बी और सी इसके मिड पॉइंट है। बच्चों अगर ये मिड सेगमेंट थ्योरम है और यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि दो मिड पॉइंट्स, ये बी सी मिड पॉइंट्स है क्योंकि ये लेंथ बराबर है, तो ये जो बी सी होगा पैरेलल होगा आपके पास इस लेंथ के, जो उन्होंने नहीं दिया हुआ नाम। और आपके पास ये जो लेंथ होगी ये इसके मुकाबले में डबल होगी, यानी बी सी अगर एक्स होगा तो ये 2x होगा, और अगर ये 2x होगा तो ये x होगा। तो इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये इसका आधा होगा, ये 4 होगा। तो आपके पास BC की लेंथ कह रहा है BC आपके पास 4 के बराबर होगी। उम्मीद करता है दोस्तों मैंने आपको अपनी बात समझा दी है। चले जी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट दी राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स, वर्टेक्स जहां दो लाइनें टकराती हैं, ये वर्टेक्स है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। एक वर्टेक्स से एक लाइन स्टार्ट हो और 90 का एंगल बनाए, और साइड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़े। देखें ये दो इक्वल पार्ट्स में तो नहीं तोड़ा,
ये 90 का तो एंगल बना रहा है पर दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। इसका एक और नाम भी होता है एल्टीट्यूड, पर हम ये सर्च नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, इस लाइन को देखें, ये 90 का एंगल भी बना रहा है और दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसने कहा था राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ही बात। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपके लिए विजिबल हो। हाँ भाई, अब हम कैसे डिसाइड करें कि एक ट्रायंगल में कौन सी साइड सबसे बड़ी है और कौन सी साइड सबसे कौन सा एंगल सबसे बड़ा है या कौन सा एंगल सबसे छोटा है। वेरी सिंपल, अगर आपको तीनों साइडें दी हुई हों, सबसे बड़ी साइड का जो भी अपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट हमारे पास अभी एंगल सी है, सबसे बड़ा एंगल सी है। अब सबसे छोटा देख लो, सबसे छोटी साइड के अपोजिट एंगल है, तो सबसे छोटा एंगल ए है। इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन में एंगल बी है, यानी एंगल बी एंगल ए से बड़ा है और एंगल बी एंगल सी से छोटा है। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। एंगल ए बड़ा, एंगल ए तो बड़ा किसी के हो ही नहीं सकता, एंगल ए तो सबसे छोटा है, पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। एंगल बी बड़ा है, एंगल नहीं भाई, एंगल बी बड़ा नहीं, एंगल सी बड़ा है, वो तो उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन कट गया। एंगल ए एंगल सी से, ये कैसे हो सकता है, एंगल ए से सबसे बड़ा एंगल सी है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया। तो एंगल सी एंगल बी के बड़ा, बिल्कुल डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लास्ट आपके पास कहता है, ओके, कहता है फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें कौन सा ट्रू है। पहली बात तो देखें कि अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल एक जैसे हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती है। 35 35, 55 55, यानी अगर दो एंगल बराबर है फिर तो शर्त है तीसरा एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि 180 से माइनस करेंगे तो इन दोनों एंगल को 180 से माइनस करेंगे इनको, वो सेम आंसर आएगा। और मैं बता भी सकता हूँ 180 से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 55 माइनस 35, तो आंसर आ रहा है 90, और ये भी आंसर आ रहा है 90। इसका मतलब तीनों एंगल बराबर है, तो फिर ट्राइंगल आपके पास ये सिमिलर होगी। और अगर ये सिमिलर होगी यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर का ये सिंबल होता है, सिमिलर होगी ट्राइंगल डी ई एफ के, तो और क्या स्टेटमेंट मिल जाता है, ए बी को डिवाइड करो डीई से, वो बराबर हो जाएगा बीसी को डिवाइड करो ई एफ से, वो बराबर हो जाएगा ए सी को डिवाइड करो डी एफ। ये तीनों आपके पास बराबर होंगे और तीनों की लेंथ भी दी हुई है। अगर मैं लेंथ से बात करना चाहूं तो लेंथ कर सकता हूं। ए बी की लेंथ दी हुई है सी, यानी सी अपॉन ए बी की लेंथ दी हुई है सी, और डी ई की लेंथ दी हुई है एफ, बी सी की लेंथ दी हुई है ए, और ई एफ की लेंथ दी हुई है डी। और कौन सा है आपके पास, ए सी की लेंथ दी हुई है बी, और लास्ट कौन सा है डी एफ, डी एफ की लेंथ दी हुई है ई। तो देखें अब ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब कोई भी दो भी बराबर है, तो भाई ए ई अपॉन एफ बी, ए ई नहीं है सॉरी ये कट गया, ए एफ बीई चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये बराबर है या नहीं। तो मैं ए एफ और बीई, ए एफ और बीई, ए अपॉन डी बराबर है बी अपॉन ई, ये मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जनाब एफ की बात कर रहा है, ए एफ और बीई, बी ई, पहले मैं देखूं पहला वाला स्टेटमेंट वेरीफाई तो नहीं हो रहा, ए अपॉन ई होना चाहिए। और स्टेटमेंट देख लेता हूं, ये ट्राइंगल में एंगल्स के सही बने हैं। एंगल ए एंगल डी के बराबर है बिल्कुल, एंगल बी एंगल बी
90 एंगल एफ। ओके, स्टेटमेंट सही नहीं बना दोस्तों, स्टेटमेंट वापस बनाना पड़ेगा ताकि वेरिफिकेशन हो सके। बिल्कुल बेसिक है, इतना मुश्किल नहीं है, पर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाना पड़ेगा। ये देखें, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब ए एंगल किसके बराबर है? ए एंगल बराबर है ई के, तो आप ई लिखें। बी एंगल किसके बराबर है? एफ के, तो फिर आप एफ लिखें। और सी एंगल किसके बराबर है? डी के, तो आप डी लिखें। अब मैं करूंगा तो अगर ए बी अपॉन ई एफ वो बराबर होगा बी सी अपॉन एफ डी वो बराबर होगा ए सी अपॉन ई डी। अच्छा, ए बी, अब ए बी देख लेते हैं। ए से बी हमारे पास सी है, ई से एफ, ई से एफ हमारे पास डी है, ई से एफ हमारे पास डी है। अगला बी से सी, बी से सी हमारे पास ए है। एफ से डी, एफ से डी हमारे पास ई है। ए से सी बी है, ए से सी बी है। और ई से डी एफ है। अब इसमें कोई भी दो बराबर हो सकते हैं, तो ए से ई बिल्कुल, और एफ से बी ये उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा तो बिल्कुल नहीं हो सकता जनाब, क्योंकि ए से ई तो है पर एफ से बी वाला गेम नहीं है, उल्टे वाला गेम नहीं होगा। और अगर ए है तो एफ हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कट गया। अब अलबत्ता ए एफ और बी ई कह रहा है, ए एफ बी ई। अगर मैं ये दोनों लूं दोस्तों बराबर, क्योंकि कोई भी दो ले सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ए एफ बराबर आ रहा है बीई के, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो सकता है। थोड़ा ट्रिकी था, लास्ट वाला थोड़ा बनाना पड़ गया, थोड़ा टाइम लग गया, पर आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ओके दोस्तों, 30 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला पास पेपर भी समझ आया होगा। स्टिल कोई क्वेरीज है, मोस्ट वेलकम, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।